हेलो स्टूडेंट, आज हम आपसे जिनके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो हैं राजनीतिक विचारक अरविंद घोष। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, पंचायती राज व्यवस्था, लोक प्रशासन और उदारवाद के विषय में बताया था, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां से आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम बात करने जा रहे हैं अरविंद घोष जी के बारे में। तो सबसे पहले हमें उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उनके जीवन के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अब आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ उनका जीवन परिचय। चलिए अब हम अरविंद घोष का जीवन परिचय जानते हैं। स्टूडेंट, 15 अगस्त 1872 को अरविंद का जन्म हुआ। उनके पिता कृष्णाधन घोष एक सफल चिकित्सक थे और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के विशेष भक्त थे। वे अरविंद को भी भाषा, रहन सहन और विचारों से अंग्रेज बनाना चाहते थे। अरविंद 14 वर्ष तक यानी 7वें साल से 21 वर्ष तक की उम्र तक इंग्लैंड में रहे और मैनचेस्टर, लंदन, कैम्ब्रिज में उनकी शिक्षा हुई। उन्होंने इंग्लैंड में ग्रीक और लैटिन के प्राचीन साहित्य का गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन किया। अंग्रेजी भाषा में उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। पिता के आग्रह पर सन 1890 में ICS की प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। लिखित परीक्षा में वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। ग्रीक और लैटिन में विशेष योग्यता अंक प्राप्त किए, लेकिन वे घुड़सवारी की परीक्षा में जानबूझकर असफल हो। स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं थी, उनके हृदय में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला धधकने लगी। 1893 में जब वो स्वदेश लौटे तो अंग्रेजियत के उदाहरण न होकर राष्ट्रभक्त भारतीय बन चुके थे। सन 1906 तक अरविंद ने बड़ौदा राज्य की बहुत सारी पदों पर सेवा की। बाद में वे बड़ौदा कॉलेज में प्राध्यापक और उप आचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। अरविंद ने 1902 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया। इसके बाद 1904 में मुंबई के अधिवेशन में वे सम्मिलित हुए। बनारस के 1905 के अधिवेशन में लाला लाजपत राय के निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम से वे प्रभावित हुए। स्टूडेंट, 1905 में बंगाल विभाजन की घटना ने देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता की प्रबल लहर जागृत कर दी और अरविंद सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अरविंद ने सक्रिय भाग लिया और स्वराज संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्टूडेंट, 1907 में जो सूरत अधिवेशन में उदारवादियों के प्रयासों को निष्फल कराने में अरविंद और लाला लाजपत राय और तिलक के साथ सक्रिय रहे। सन 1906 में वंदे मातरम पत्र के सह संपादक के रूप में स्वदेशी और स्वराज की भावना का जो भीषण प्रचार अभियान बंगाल में उन्होंने प्रारंभ किया, वह धीरे धीरे सारे देश में फैल गया। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने पूर्ण रूप से आतंकवादी ढंग से आक्रामक प्रतिरोध का निश्चय किया। स्टूडेंट, 1908 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1910 में एकाएक उन्होंने राजनीति को तिलांजलि देकर आध्यात्म का मार्ग अपनाया। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में ही इस महापुरुष का देहांत हो गया। स्टूडेंट, ये था अरविंद घोष का जीवन परिचय। क्योंकि इनके विषय में हमको अब थोड़ी जानकारी हो गई है, तो हम आगे जब इनके विचारों के बारे में जानेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इनकी परिस्थितियों के हिसाब से इन्होंने अपने विचारों में किस तरह से उन्नति की और किस तरह से इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब अरविंद घोष के जीवन परिचय के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं अरविंद जी की रचनाएं। स्टूडेंट, रामकृष्ण और विवेकानंद के वेदांतिक समन्वय का अरविंद पर बहुत प्रभाव पड़ा। राजनीतिक नेता और लेखक के रूप में वे प्राचीन वेदांत और आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन का समन्वय करना चाहते थे। उनका राजनीतिक वेदांत उपनिषदों के विश्व स्वीकारात्मक दृष्टिकोण का पुनः प्रतिपादन मात्र नहीं है, बल्कि वो एक पराधीन राष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण का ठोस राजनीतिक दर्शन है। स्टूडेंट, पांडिचेरी के एकांत निवास में अरविंद ने जिन ग्रंथों की रचना की वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके क्वेश्चन में आते हैं। स्टूडेंट, उनकी जो रचनाएं थी वो थी द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योग, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। स्टूडेंट, उनके ग्रंथों से पता चलता है कि वे पूर्व के धार्मिक साहित्य और पश्चिम के तत्वशास्त्र दोनों से भली भांति परिचित थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा कहा। वे मानते थे कि अरविंद के माध्यम से भारत की वाणी समस्त विश्व में सुनी जाएगी।
स्टूडेंट, अब उनकी रचनाओं के बाद अगर हम अरविंद घोष विचारों की बात करें तो अरविंद घोष की प्रसिद्धि एक राजनीतिक चिंतक के रूप में कम, एक आध्यात्मिक राष्ट्रवादी दार्शनिक के रूप में अधिक है। वस्तुतः राष्ट्रवादी विचारकों में सबसे पहले प्रतिष्ठा के साथ अरविंद घोष का नाम ही लिया जाता है, जिनका पूर्ण स्वराज, हिंसात्मक प्रतिरोध, शांतिपूर्ण प्रतिरोध, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, विश्व एकता और युद्ध विषयक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, इन्हीं विचारों पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो अब हम इनके विचारों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले पूर्ण स्वराज पे। अरविंद के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। एक राष्ट्रीय सरकार ही वह क्षमता और शक्ति उसे प्राप्त करा सकती है जो विदेशी गुलामी के समय के तीव्र गति से छीड़ होती जा रही थी। अरविंद को नरम दल के समर्थक राष्ट्रवादियों की कार्य प्रणाली कतई पसंद नहीं थी, जिनका उद्देश्य विधान परिषदों में सुधार, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना और नागरिक सेवाओं के भारतीयकरण तक ही सीमित था। नरम दल के लोग ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधारों की विनती करते हुए उसके पास याचिका प्रस्तुत करने में अधिक रुचि रखते थे। अरविंद का अपना अनुभव था कि इस तरह के उपाय एक पक्षीय होने के कारण प्रभाव में नहीं आए। इनसे एक दायित्वपूर्ण सरकार का गठन संभव नहीं था। केवल उग्र राष्ट्रीय स्वराज द्वारा ही संवैधानिक सरकार की स्थापना करना संभव है। भारत में ऐसी सरकार के गठन के बाद ही कार्यपालिका की मनमानी को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा में सुधार काफी महत्वपूर्ण सवाल थे, जिन पर नरम दलीय विचार वाले भी बल देते थे और यह पूर्ण स्वराज की दशा में ही संभव था। इस प्रकार पूर्ण स्वराज ही अधिक महत्वपूर्ण था। अरविंद घोष ने विदेशी शासन को देश के लिए खतरनाक बताया। उनका ऐसा मानना था कि गुलाम देश किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता और उसका निश्चित संगठन नहीं होता है। वह सही समय में प्रयोग न आने के कारण उसकी शक्तियां बर्बाद हो जाती हैं। इस तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना किसी राष्ट्र का विकास संभव नहीं हो सकता। एक विदेशी शासन या विदेशी शासक अपने से जुड़े हुए और उसी के हितों की पूर्ति के लिए उसी की भाषा में विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले वर्ग का निर्माण करता है। आम लोगों की उपेक्षा शुरू हो जाती है। एक गुलाम देश में राष्ट्रीय राजनीतिक जागरूकता तभी संभव है जब स्वतंत्र शासन प्रणाली की प्राप्ति हो। स्टूडेंट, हम अरविंद घोष के विचारों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं विस्तार से। अभी मैंने आपको बताया उनके पूर्ण स्वराज के विषय में जो विचार थे। अब मैं बताने जा रही हूँ उनके हिंसात्मक प्रतिरोध के विचार। स्टूडेंट, बंग भंग आंदोलन को खत्म करने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों की असफलता के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने के लिए बाध्य कर दिया। अरविंद ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक प्रतिरोध का सहारा लेने की जरूरत समझा। गुलाम देशों के लोगों का सशस्त्र विद्रोह करना जरूरी है, इससे वह अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन्हें वहां की स्थिति को अच्छी तरह जानना होगा कि वहां हिंसात्मक क्रांति होगी या नहीं। अन्यायी विदेशी सरकार हिंसात्मक प्रयासों को अपराध से संबंधित नैतिकता से परे मानकर उनकी आलोचनाएं करेंगी, क्योंकि संपूर्ण मानवता की चेतना पीड़ित लोगों के इस अधिकार को कभी भी नहीं अपनाएगी कि वे अपने दमनकारियों को तुरंत हिंसा का रूप लेकर निकाल बाहर करें। उनका विचार था कि सशस्त्र विद्रोह सबसे अधिक तुरंत प्रभावी परिणाम और यही प्रभावी उपाय था। इसमें कुछ यातनाओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट, अब हम उनके शांतिपूर्ण प्रतिरोध के विषय में बताएंगे। शांतिपूर्ण प्रतिरोध उसी स्थिति में अच्छे ढंग से समझा जा सकता है जब अरविंद द्वारा रेखांकित आक्रामक कार्यविधि और शांतिपूर्ण प्रतिरोध में अंतर का निर्धारण कर दिया जाए। आक्रामक प्रतिरोध का मतलब है कि इस प्रकार प्रतिरोधक कोई ऐसा काम करे जिससे सरकार को हानि का सामना करना पड़े, जबकि शांतिपूर्ण प्रतिरोध के उपाय का मतलब ऐसे काम से अलग रहना है जिससे सरकार को कोई फायदा हो। वह काम है विदेशी माल खरीदना, बच्चों को सरकार द्वारा मदद देना और सरकारी विद्यालयों में भेजना, न्यायालयों में मुकदमे दर्ज करने के लिए जाना, प्रशासन से सीधा संपर्क और आवश्यक सलाह मांगना। ऐसी बातों में सरकार की मदद करने वाले का शांतिपूर्ण तिरस्कार होना चाहिए। अरविंद का ऐसा मत था कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध में अगर बुरे लोगों को सजा नहीं मिली तो वह हमारे उत्साहपूर्ण भावना के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और उस एकता को भी खत्म कर सकती है जो आंदोलन के लिए जरूरी है। अरविंद शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करते हैं। पहली बात तो ये कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध को अन्याय रहित, जोर जबरदस्ती और आधारित कानून का विरोध करना है। दूसरा ये कि उसे अन्याय का हर वक्त विरोध करना है, कार्यपालिका के दोषपूर्ण और अन्याय रहित आदेशों का विरोध करना है और शांतिपूर्वक इस विरोध के लिए दिए गए सजा को सहन करना है। तीसरा, उसे टैक्स देने से भी इनकार करना चाहिए। अंत में यह है कि
उन लोगों को जाति से निकाल देना चाहिए जो विश्वासघाती काम करते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति में लगे सैनिकों के रास्ते में मुसीबतें खड़ा करते हैं। स्टूडेंट, अरविंद के अनुसार शांतिपूर्ण प्रतिरोध का लक्ष्य एकजुट होकर ऐसा कुछ भी करने की छूट है जिससे ब्रिटिश सरकार को काम करने में मदद मिले। ब्रिटिश व्यापार और वाणिज्य का इतना विकास हो कि वह देश का शोषण करे। इस तरह से शांतिपूर्ण प्रतिरोध हिंसात्मक रूप धारण कर सकता है और निरंकुश शासक प्रतिरोध को कुचलने में किस हद तक पहुंच जाए। स्टूडेंट, अब अरविंद के शब्दों में, जब तक कि सरकारी कार्यवाही शांत रहती है और संघर्ष के नियमों के साथ रहती है, शांतिपूर्ण प्रतिरोधक अपनी शांति की दीवार बनाए रखता है, किंतु इससे परे वह एक क्षण के लिए भी शांतिपूर्ण रहने के लिए बाध्य नहीं है। अवैध और हिंसक उपायों को स्वीकार कर लेना अपने अंतर की और मातृभूमि की दिव्यता के विरुद्ध एक ऐसा पाप है जिसमें राष्ट्रीय पुरुषत्व पापाचार के सामने बौना हो जाता है। स्टूडेंट, महात्मा गांधी का भी शांतिपूर्ण प्रतिरोध में विश्वास था, किंतु उनके प्रतिरोध का आधार अहिंसा था, जबकि अरविंद का प्रतिरोध सुविधा पर आधारित था। क्योंकि समय की मांग और सुविधा को देखते हुए वह शांतिपूर्ण प्रतिरोधक को हिंसा का रूप तुरंत लेने की सलाह दे देते हैं। शांतिपूर्ण प्रतिरोध केवल उसी समय तक एक मजबूत राष्ट्र का आधार रख सकता है जब तक निर्भीकता, समर्पण भाव की उसमें चाहत हो और अपने को इस स्थिति में रखे कि क्षण भर की सूचना पाकर सक्रिय प्रतिरोध में परिवर्तित हो सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसा राष्ट्र विकसित नहीं करना चाहते जो औरतों की भांति पीड़ा और संत्रास सहना ही जानता हो। अरविंद को पक्का विश्वास था कि यदि प्रशासन के प्रत्येक विभागों के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध का मार्ग अपनाया जाए तो विदेशी अफसरशाही या नौकरशाही के कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनका अस्तित्व यहाँ असंभव हो जाएगा और इस प्रकार स्वतंत्रता का रास्ता खुल जाएगा। स्टूडेंट, अब हम आपको अरविंद के युद्ध विषयक विचार के विषय में बताने जा रहे हैं। उनके युद्ध विषयक क्या विचार थे? व्यक्ति तथा बड़े समाज के बीच संबंध के बारे में उसके विचार उस समय के भारतीय विचारकों में सबसे अधिक परिपूर्ण समझा जाता था। उसका मत था कि यदि युद्ध का रूप उसी स्थिति में उत्पन्न हो सकता है यदि मनुष्य अपने सहयोगियों के बीच एकता की भावना का विकास करे और जब वह सर्वव्यापी आदर्शों के दायरे में रहना सीख ले। उनका मानना था कि कम से कम आधे युद्ध व्यापार के विस्तार, अधिक उत्पादन और अदला बदली की भूख को शांत करने, बाजारों की संख्याओं को बढ़ाने और उन वस्तुओं के उपभोग की इच्छा बढ़ाने और इस अनावश्यक आवश्यकताओं का ढेर लगाने के कारण होते हैं। राजतंत्र के समाप्त होने और प्रजातंत्र के प्रारंभ के साथ समझा गया था कि शांति का दौर शुरू हो गया, पर यह केवल भ्रम ही साबित हुआ। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विवेचन न्यायालय भी संघर्षों को समाप्त कर शांति का रास्ता नहीं बना सका। लोग इसके लिए अति इच्छुक थे। इस प्रकार अरविंद इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि जब तक युद्ध मनोवैज्ञानिक रूप से असंभव नहीं हो जाता तो थोड़े समय के लिए यदि हम इसे निकाल भी देंगे तो भी यह वापस आ जाएगा, केवल उस स्थिति में जब मानव को न केवल भाई ही बल्कि अपना ही एकमात्र समझेगा और जब वह व्यापक आदर्शों की चेतना के प्रभाव में रहना सीख लेगा, तब युद्ध की समाप्ति संभव हो सकेगी। मानवता के स्वतंत्र विभाजन से युद्ध रोकना संभव हो सकेगा। युद्ध को समाप्त कर देना, यह दोनों बातें इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि उसे अलग करना संभव नहीं है। स्टूडेंट, अब हम अरविंद के विश्व एकता पर विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, रसेल की तरह एक महान स्वप्नदर्शी होने के कारण उन्होंने विश्व सरकार का सपना देखा था। वे संसार की भयावह स्थिति को देखते हुए जागरूक थे, जैसे विचारधारा का टकराव और शीत युद्ध, शस्त्र जमा करने की आपाधापी शत्रुता, और इन हालातों को देखते हुए वे समझते थे कि किसी भी रूप में विश्व एकता आवश्यक है। उनके अनुसार इन सब बातों का मूल कारण प्रकृति का दबाव, हालात की मजबूरियों और मानव के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं हैं। स्टूडेंट, उनका अनुमान था कि सामान्य हितों की बढ़ती हुई निकटता के अलावा एक विशाल जनसंख्या, विशाल क्षेत्रों में एक दूसरे के बीच घनिष्ठता, यह सभी राष्ट्रीय राज्यों तथा साम्राज्यों के उदय का कारण बने। परस्पर एक रहने का कारण जिसे बाहरी परिस्थितियां जैसे बाहरी हमलों से सुरक्षा की इच्छा निशक्ति प्रदान किया हो, संघ के विकास का कारण बना। उनके विचार में अपनी जाति के अन्य लोगों से मिलने की भावना की उपस्थिति ऐसे राज्य का विकास संभव बना देगी। समान हितों और भावों से एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठन का निर्माण करना आसान साबित हो सकता है, जो विश्व शांति में अपना विश्वास रखता हो, सबसे बड़ा हित जो साधन की उम्मीद रखता है,
जो विश्व युद्ध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हो और इस आणविक युग में निश्चित करना कि विज्ञान तथा तकनीक साधनों का उपयोग जीवन स्तर के विकास के लिए होगा, युद्ध के लिए नहीं। यह पर्याप्त भाव ही विश्व संगठन के निर्माण के पीछे प्रेरणा का काम करती है। समान विचारधारा और भावनाओं के परिणाम स्वरूप एक न एक दिन विश्व सरकार की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार का विश्व राष्ट्र राज्यों का महासंघ का रूप धारण कर लेगा। स्टूडेंट, अरविंद के ही अनुसार व्यापक हित के लिए पारंपरिक मतभेद को भुलाना आवश्यक है। विश्व सरकार के घटक राष्ट्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाएगी। इसका आधार मानवता के आध्यात्मिक सामूहिकवाद घटकों के आध्यात्मिक दावों को नियंत्रण में रखेगा और आध्यात्मिक समुदाय आधुनिक विश्व की सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्थाओं को अपने वश में रखेगा। एक आधुनिक समाज ही अच्छे जीवन की रूपरेखा सुनिश्चित कर सकता है। इस तरह से समाज का उदय होना ही है जब मनुष्य खुशहाल हो सकते हैं, सभी प्रकार के भेदभाव मिट जाएंगे और अपना वास्तविक रूप धारण कर अपना सुनहरा रूप नई दिशा में पेश करेगा। इस तरह का विचार अरविंद को एक वर्गहीन, राज्यविहीन समाज की अराजकतावादी धारणा के पास ले जाता है। उन्होंने विश्व राज्य की स्थापना के लिए संसार के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के हल की मानवीय योजना पेश की थी। स्टूडेंट, अब हम उनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार पर चर्चा करेंगे। भारत में नव राष्ट्रवाद के अग्रणी नेताओं में अरविंद का नाम सबसे पहले आता है। वे राष्ट्रवादियों से ज्यादा देशभक्त, नरम दलीय अथवा उदारवादी नेताओं को मानते थे, क्योंकि उनका कहना था कि राष्ट्रवादी नेताओं को आध्यात्मिक महानता और मौलिकता में विश्वास नहीं है। अरविंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक था, क्योंकि वे राष्ट्रवाद को मात्र एक राजनीतिक कार्य ही नहीं बल्कि एक धर्म भी मानते थे, जिसके द्वारा परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। स्टूडेंट, अरविंद ने अपने एक व्याख्यान में तर्क दिया है कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक धारणा ही नहीं बल्कि एक धर्म भी है, जिसके द्वारा हम राष्ट्रों तथा राष्ट्रवासियों में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अरविंद को मातृभूमि की दिव्यता में आस्था थी। उनका कहना था कि भारत एक भौगोलिक अस्तित्व का नाम ही नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक सत्ता का भी नाम है। स्टूडेंट, अरविंद के अनुसार राष्ट्र भूमि का एक भाग मात्र ही नहीं है, शब्द और वाणी का परिवर्तन ही नहीं है, वह ना ही मात्र व काल्पनिक है। अनगिनत इकाइयों की शक्तियों को शामिल कर बना या मान राष्ट्र एक शक्ति पुंज है। ठीक वैसे ही जैसे अनेक जमा हुए देवों की शक्ति को अपने में शामिल कर माँ भवानी असुरों का संहार करने वाली सामने आई। सभी देशों को अपार शक्ति प्रदान हुई। जिन शक्ति को हम भारत में भवानी कहते हैं वह लोगों की शक्ति का बड़ा स्रोत है। यह प्रतीक है कि एक सशक्त राष्ट्रीय शक्ति के रूप में हमारे प्रभावी राष्ट्रीय अस्तित्व का अन्यायी अत्याचारी विदेशी शासकों द्वारा शोषित और पीड़ित होकर करा हमारे देश के लिए माता के प्रति स्नेह, उनकी सेवा में आत्मविलोपन और आत्मदाह जैसी तकलीफें भी चमत्कारी प्रभावशाली साबित हो सकती हैं। अरविंद की नज़र में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने को शामिल करना एक पवित्र यज्ञ के समान है। मातृभूमि देवी को प्रसन्न करने के लिए इस यज्ञ को पूर्ण रूपेण संपन्न होना आवश्यक है। इस पूर्ण बलिदान की सफलता स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा प्रत्येक व्यक्ति मात्र एक योद्धा न होकर एक धर्म योद्धा भी है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद ईश्वर की ओर से आने वाला एक धर्म है। राष्ट्रवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसे राष्ट्रवादी बनाने के लिए हमें प्रेम करना हो। राष्ट्रवाद रूपी धर्म की आस्था सहित निर्वहन करने के लिए हमें धार्मिक अहिंसा सहित इसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आपको यह बात याद रखना है कि आप ईश्वरीय राष्ट्रवाद की रक्षा का उपकरण है और कितने भी भयंकर घातक शस्त्र इसके विरुद्ध क्यों न शामिल किए जाएं, अपनी ईश्वरीय शक्ति के कारण यह कुचला न जा सकेगा। राष्ट्रवाद अमर है। यही कारण है कि बंग आंदोलन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित न होकर धार्मिक आस्था से प्रेरित। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अगले वीडियो में आपको अरविंद घोष की और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।